हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक नया चैप्टर वाइब्रेशन चैप्टर है हमारा आज का। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की तरफ से कि वाइब्रेशन प्लीज़ पढ़ा दीजिए, तो आज फाइनली ये वाइब्रेशन टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एंड वाइब्रेशन को फील करना है। जस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि वाइब्रेशन क्या होता है और बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो 2-3 लाइन की डेफिनेशन अगर आप बोल देते हो, समझ में आपको पूरा आता नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यही इनिशियल क्लासेस आपकी क्या होंगी, फाउंडेशन होगी। अगर इन क्लासेस में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, डेवलप होगा आपका इंटरेस्ट, तो आपको वाइब्रेशन पूरा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और ईजी लगेगा सबसे मेन। क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं उनको वाइब्रेशन का टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर वाइब्रेशन को अगर हम ध्यान से समझें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस इजी भी है। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना मान के चलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये सारी बातों को अभी साइड में रखते हैं एंड वाइब्रेशन को समझना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जस्ट आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, ये आपको क्लास में बताया भी होगा कि अगर ये एक तरह की एक रॉड है, ठीक है, ये मैंने एक मान लिया कि एक रॉड है और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ। जहाँ पे मेरी इंडेक्स फिंगर है मैंने इसको क्या किया, एक फ्लेम लगाया है और उसको हीट करना स्टार्ट किया है। तो ये वाला एंड क्या होगा, गर्म होगा। एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि यहाँ पे भी थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे ये वाला जो एंड है वहाँ पर भी क्या होगा, ये रॉड गर्म हो जाएगी। क्यों होगी, हमने तो इसी एंड पे इसको गर्म करना स्टार्ट किया था। इनिशियली यहीं पे ही क्या था, गर्म होना स्टार्ट हुआ था। यहीं पे आप हाथ लगाओगे तो आपको गर्म फील होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन विद द टाइम क्या हो रहा है, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इसमें मूव करेंगे और मूव करने की वजह से क्या होगा, ये वाला एंड भी हमें गर्म फील होगा। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, ये मूव करते हैं वाइब्रेशन की वजह से। तो वाइब्रेशन को अगर हम इस तरीके से देखें कि वाइब्रेशन क्यों हो रहा है, अगर मैंने बोला कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई मेरी एक बॉडी है, कोई मेरा एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पार्ट है। अब इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यही है, क्लियर, इसी लाइन के अलोंग इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर आप मीन पोजीशन बोल दो, उससे अगर ये कॉन्टिन्यूस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करे, इसको होना तो यहाँ पे चाहिए था इंडेक्स फिंगर वाली लाइन के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से अगर ये कर रहा है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, मतलब कि ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा है, या फिर आप टू एंड फ्रो बोल दो। इस तरीके से अगर मोशन होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वाइब्रेशन होगा। और इस मोशन के दौरान क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है। अब ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आप फील नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ में आया कि अच्छा वाइब्रेशन इस तरह की कोई चीज़ होती है। लेकिन अब एक्चुअल में अगर फील करने की बात की जाए तो एक मैं आपको स्प्रिंग एंड मास सिस्टम बनाती हूँ एंड देन बताती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपस में किस तरीके से एक्सचेंज होती है, क्लियर। तो जस्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्प्रिंग मास सिस्टम बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैंने स्प्रिंग लगाई और यहाँ पे नीचे एक मैंने मास को हैंग कर दिया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया m मास है ये, क्लियर। ये स्प्रिंग है, इसकी कोई ना कोई स्टिफनेस होगी, इसकी स्टिफनेस को मैंने बोल दिया स्मॉल k, क्लियर। तो ये एक स्प्रिंग है और ये एक मास है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम क्या समझना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मास को ऊपर की तरफ खींचा। तो मास को अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी या एलोंगेट होगी, ऑब्वियसली कंप्रेस होगी। अगर ये मास अभी यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो जो ये स्प्रिंग लगी है ऊपर वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी और मास मेरा क्या होगा, इसकी मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा, जहाँ पे भी इसकी मैक्सिमम आ सकता है। लेट सपोज मास मेरा यहाँ पे आ गया है, क्लियर। अब मास मेरा यहाँ पे आ गया है तो क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगी, एक बार के लिए ज़ीरो होगी, क्योंकि मास हमारा क्या है, यहाँ पे आके एक बार के लिए रुक गया है। ऐसा मतलब आपको विजिबल नहीं होगा कि मास की रुका हुआ है बहुत देर तक, लेकिन जस्ट एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लो कि मास यहाँ पे रुका है। मास अगर रुकेगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्लियर।
तो अगर हमने मास को ऊपर की तरफ खींचा, मास अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, वहाँ पर क्या हुआ, एक बार के लिए वो रुका मतलब कि v क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया। v ज़ीरो हो गया, डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से लिख सकते हो। अब अगर आपकी कोई भी एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी क्या होगी, अपने आप ज़्यादा होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इस केस में अगर ज़ीरो हो रही है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस केस में मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जो सम है इनका, सपोज करो के ई प्लस पी का सम 10 है, तो अगर ज़ीरो है तो ये 10 होगा, अगर ये 0 है तो ये 10 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा। कुछ भी करके जो इनका सम है वो आपका उतना ही रहेगा, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो वही वाला कंसेप्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रही हूँ कि जो हमने केस लिया कि हमने मास को ऊपर की तरफ लेकर गए और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हमारी मैक्सिमम हो गई। तो जो हमने ये काम किया इसमें हमारे पास में क्या निकल के आया, पी अभी हमारे पास में क्या हो गई, मैक्स हो गई, और के ई हमारे पास में क्या हो गई, 0 हो गई। इतना समझ में आ गया। मैं बहुत पेशेंस के साथ और रिपीट करके समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और नहीं समझ में आए तो ये कभी समझ में नहीं आएगी। क्लियर। अब देखो ये मास हमारा यहाँ पर कहीं आ गया था सबसे पीक पे। अब जब हम मास को रिलीज़ करेंगे, तो क्या होगा, मास फिर से नीचे की तरफ आएगा। अभी मैंने मान लिया कि जो मेरा मास है वो इस जगह पे है। क्लियर। अब वो इसको आप जब रिलीज़ करोगे तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ आएगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से ही आएगा। क्लियर। तो मतलब धीरे धीरे जब मास नीचे आएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारी वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। क्लियर। यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, फिर यहाँ तक पहुँचा तो v और इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ तक v और इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएगा मास वापस, तो v हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब v हमारा बढ़ेगा तो के भी क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो अगर v की वैल्यू बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है, अगर केस हमारा ये हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जब मास हमारा नीचे जब इसी पोजीशन पे आ गया, ये क्या हो गई, हमारी मीन पोजीशन हो गई। यही हमारी क्या है, मान लिया कि मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसी पोजीशन पे हमारा मास अगर वापस आ गया, उस केस में फिर से क्या हो गया, कंडीशन ये हो जाएगी, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे समझो, आराम से समझो। ये कंडीशन हमारी बन गई। लेकिन क्या होता है, इनर्शिया की वजह से ये मास अपनी इस स्टेट में आके यहीं पे रुकेगा नहीं, ये और नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इनर्शिया क्या है, उसको रोकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि आप रनिंग कर रहे हो या बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो जहाँ पे उसे रुकना है उससे पहले ही उसको अपने आप को रोकना पड़ेगा ताकि वो उस पर्टिकुलर लाइन तक रुक जाए। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आपको बोला कि इस एक्स पोजीशन पे आपको रुक जाना है, लेकिन आप इतना स्पीड से भाग के आ रहे हो कि आप जहाँ पे रुकने का पॉइंट है वहाँ से क्या होता है, आगे की तरफ थोड़ा रनिंग करते ही रह जाते हो। होता है ना कितनी बार ऐसा। तो ये क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है। तो इनर्शिया की वजह से क्या होगा, ये मास और नीचे आएगा। मास अगर और नीचे आएगा, लेट्स सपोज कि यहाँ कहीं पे मास आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे तो ये समझ में आ गया था हमारे पास में, पी 0 हो गया था, के ई मैक्स हो गया था। लेकिन जो ये मास यहाँ से और नीचे आ रहा है इनर्शिया की वजह से, इसे क्या बोलेंगे, ओवरशूट कंडीशन बोलेंगे। ओवरशूट कंडीशन मतलब कि इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। अब अगर ये और नीचे आ गया, लेकिन जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का क्या नेचर है, स्प्रिंग का नेचर होता है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहती है। स्प्रिंग अगर मास ऊपर भी जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको वापस इसी पोजीशन पे लाके छोड़ना चाहेगी, क्योंकि उसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना है। मास अगर ऊपर भी जाएगा, कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग मास को नीचे की तरफ भेजेगी, क्योंकि स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहना है। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मास नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जो स्प्रिंग है वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे बनाऊँ, ये मेरा मास है, ये इसकी ओरिजिनल कंडीशन है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया इनर्शिया की वजह से, और अभी ये यहाँ पे पहुँच गया है।
क्लियर। लेकिन अब स्प्रिंग क्या चाहेगी, स्प्रिंग चाहेगी कि एक ऊपर की तरफ उसको खींचूं मैं, क्लियर। अब स्प्रिंग जब इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, एक फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स, तो मास जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। मास नीचे आ रहा है लेकिन कोई उसको पकड़ के ऊपर की तरफ अगर खींचेगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और अगर मास थोड़ा सा स्लो होगा, देखो मैं इसी तरीके से लिखती जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मास स्लो हुआ, मास स्लो होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस v की वैल्यू कम होगी। जो मास नीचे आराम से वेलोसिटी से आ रहा था वो क्या होगा, ऊपर कोई रिवर्स डायरेक्शन में खींचेगा तो वेलोसिटी कम होगी। अब वेलोसिटी कम होगी दैट मीन्स क्या होगा, काइनेटिक जो एनर्जी है वो भी ऑब्वियसली कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर। और ऐसा ही चलता रहेगा, वाइस वर्सा, क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। और जो ये मास है m, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन बोल दो या इक्विलिब्रियम स्टेट बोल दो या फिर मीन पोजीशन बोल दो, एक ही बात है। उससे अगर ऊपर नीचे ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो उसमें क्या क्रिएट होता है, आपका वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और वाइब्रेशन क्रिएट क्यों हो रहा है, लॉजिकली क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपस में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो आप इसको बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल सकते हो, ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपना जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अबाउट क्या हो रहा है, पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, जिसे हम वाइब्रेशन बोल रहे हैं। तो अगर एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ कि वाइब्रेशन क्या होता है जस्ट, तो आप अगर मैं इस मास की बात करूँ तो ये मास भी क्या है, इसकी जगह है, इसको यहाँ पे रहना है, क्लियर। लेकिन ये बिना मतलब के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे परेशान हो रहा है। तो आप क्या इसको बोल सकते हो, रेस्टलेस स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी है, इसकी रेस्टलेस स्टेट जो होती है उसी को हमने क्या बोला है, वाइब्रेशन बोला है। तो वाइब्रेशन को अगर सिंपल समझे तो रेस्टलेस स्टेट आप बोल सकते हो किसी भी बॉडी की, ठीक है। या फिर अगर लॉजिकली समझे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है और इसी एक्सचेंज में क्या हो रहा है, आपका वाइब्रेशन हो रहा है। और जो ये एक्सचेंज होता है ये इतना फास्ट होता है कि हमको इतना फील नहीं होता है कि अच्छा अभी पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी हो गई, ऐसा फील नहीं होगा। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस डेटा को देखने के बाद जो मैंने समझाया है अभी, उसको समझने के बाद में आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि वाइब्रेशन होने के लिए हमारे पास में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टू थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट वन हमें चाहिए मास एंड सेकंड वन हमें चाहिए आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी क्या, जो इसकी स्टिफनेस है वो इम्पॉर्टेंट है। तो या तो आप स्प्रिंग लिख दो या फिर स्प्रिंग स्टिफनेस लिख दो या फिर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी लिख दो, एक ही बात है। तो मैं स्प्रिंग लिख रही हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में के लिख दिया, मतलब कि मैं स्टिफनेस की बात कर रही हूँ, क्लियर। और एक मैं बात कर रही हूँ मास की। तो मास क्या कर रहा है आपका, मास जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है। मास जो है वो आपकी क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है। किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। मास क्या करता है, आपकी बॉडी को कंटिन्यू मोशन में रखता है। आ रही बात समझ में, मास आपकी बॉडी को कंटिन्यू मोशन में रखता है, इनर्शिया देता है। इसीलिए क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है काइनेटिक एनर्जी को, ये स्टोर करता है काइनेटिक एनर्जी को, क्लियर। ये याद रखना, ये चीज़ें आगे वाले लेक्चर्स में काम आएगी। और जो आपकी स्टिफनेस है, जो आपकी स्प्रिंग की स्टिफनेस है, वो क्या करती है, स्प्रिंग क्या चाहती है कि बॉडी अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाए। जो स्प्रिंग है वो क्या चाहती है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहती है। ओरिजिनल स्टेट में स्प्रिंग अगर रहना चाहती है डेट मीन्स जो मास है इसकी ये जगह है, तो स्प्रिंग चाहती है कि ये इसी जगह पे रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, क्लियर। तो एक तरीके से जो हमारा जो स्टिफनेस है वो क्या प्रोवाइड करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया कि वापस से इसको ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहती है, क्लियर। तो एक हमारा हो गया के और एक हमारा हो गया एम। और के हमारा क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वाइब्रेशन क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। वाइब्रेशन के लिए किन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ये क्लियर होना चाहिए। एक मास की होती है, एक स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस,
क्लियर। मास जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को जो स्टोर करता है, और जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है, जैसे कि ये स्प्रिंग की स्टिफनेस है, आपकी मास पूरा का पूरा ऊपर गया, पूरा का पूरा जब ऊपर गया तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो गया, V0 हो गया। V0 हो गया मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी। काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उस कंडीशन में मैक्स है। तो जो आपका स्प्रिंग है वो किसको स्टोर कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी अगर आपको कोई पूछे कि स्प्रिंग जो स्टिफनेस होती है वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करती है, तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। या उल्टा कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस कौन सा है, तो आपका स्प्रिंग स्टिफनेस है, ये जो स्प्रिंग है आपकी वो है। क्लियर। सेम वे में काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस कौन सा है, डेट इज मास। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारी क्लियर होना इस मोमेंट पे फर्स्ट लेक्चर में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें इसकी कि वाइब्रेशन अच्छा है कि अच्छा नहीं है, तो देखो कुछ केसेस में हम वाइब्रेशन को यूज़ करते अच्छा है हमारे लिए, जैसे कि आपकी मसाज चेयर हो गई। मसाज चेयर पे जब आप बैठते हो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, वाइब्रेशन हो रहा होता है वहाँ पर, और वाइब्रेशन ही आपको अच्छा फील कराता है। क्लियर। एक आपके जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि गिटार है, तो वहाँ पर भी जो म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है वो म्यूज़िक किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, आपने उसको इस तरीके से प्ले किया, तो प्ले करने से क्या हो रहा है, साउंड निकल रही है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है। क्लियर। तो इस सिनेरियो में आपका जो वाइब्रेशन है वो अच्छी चीज़ है, आपका अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे वाइब्रेशन होना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंजन है, उस इंजन में अगर वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, एक अलग तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चीज़ अपनी यहाँ की पोजीशन से ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेगी, या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टलेस स्टेट में है, तो अगर रेस्टलेस है वो, तो वो क्या करेगा, एक नॉइज़ क्रिएट करेगा। तो आपको इंजन में जितनी नॉइज़ थी, जितनी एक नेचुरली आनी चाहिए थी, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होगी। क्लियर। अगर आपके मशीन पार्ट्स में अगर वाइब्रेशन हो रहा है, अगर आपने लेथ मशीन पे कोई पार्ट लगाया, क्लियर, और आप उसकी मशीनिंग कर रहे हो, या आपका टूल है और वाइब्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पर वियर एंड टियर के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर बात करें कि जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप जब आता है, तो वो भी क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाती है, होती है ना। तो एंड वन मोर थिंग, इन दो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये तो मेन है कि वाइब्रेशन अगर होगा तो हमें मास एंड स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इन दोनों के साथ में दो और पैरामीटर होते हैं जो एज ए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर्स मतलब कि जो वाइब्रेशन को कम या ज़्यादा करने में रोल उनका होता है। किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ दो टर्म्स की, तो वो दो टर्म्स है हमारी फ्रिक्शन एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रिक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स, UF, ये दोनों क्या है, इन्फ्लुएंसर से। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या हो गया, जो कि वाइब्रेशन को कम या ज़्यादा करेंगे। अब ये किस तरीके से करेंगे, फ्रिक्शन कहाँ पे यूज़ में आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे हम इनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कि आपको जस्ट ये क्लियर हो जाए कि वाइब्रेशन क्या होता है, किस तरीके से हम उसको समझें, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये आपको बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पूरा हमारा जो डैम्प्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, डैम्पर क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।